हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो चलिए बच्चों, हम आपको कराएंगे आज एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम पहली वीडियो में करा चुके हैं और एक इससे पहले वीडियो में हम आपको एक परिचय करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा आपको, लेकिन कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम होंगी कि ये अभाज्य शब्द आया है, ये अभाज्य क्या होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होते हैं। चलिए पहले अभाज्य को जान लेते हैं। अभाज्य, इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले हम अभाज्य को जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, इसको हम दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, भाज्य व अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए हम संख्याओं के फैक्टर करने शुरू करते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 संख्याएं, 1 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड मतलब 1 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। ठीक है, 1 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। 1 केवल 1 से ही विभाजित हो सकता है। 1 को केवल 1 से ही हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1। ठीक है, अब आपकी संख्या आ गई 2। 2 को देखिए, 2 किससे डिवाइड होगा। 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है और या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 के कितने गुणनखंड आए थे, 1। 2 के कितने गुणनखंड आए हैं, 2। ठीक है, चलिए 3 को देखते हैं। 3 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा तो किसी से डिवाइड नहीं होगा ना, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 के कितने गुणनखंड आ गए, 2। ऐसे ही हम एक संख्या ले लेते हैं 4। ठीक है, चलिए 4 किससे डिवाइड हो सकता है। 4 या तो 1 से होगा या फिर 2 से होगा या फिर 4 से होगा। ठीक है, या फिर ये 4 से ही विभाजित होगा। तो 4 के फैक्टर कितने आ गए, 3, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। तो बच्चों यहां से आप समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो तो होती हैं अभाज्य संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखिए 1 का केवल 1 गुणनखंड है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, 1 को ना तो हम अभाज्य मान सकते हैं और ना ही भाज्य मान सकते हैं। दूसरी बात आती है 2 की। 2 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, अभाज्य, ये अभाज्य होगा। ठीक है, 3 के कितने गुणनखंड है, 2। 3 क्या होगा, अभाज्य। ठीक है, 4 के कितने गुणनखंड है, 3 है ना, 2 से अधिक है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या होगा, भाज्य। ठीक है, 5 के कितने गुणनखंड है, या तो 1 से डिवाइड होगा 5 या फिर 5 से डिवाइड होगा। तो 5 के कितने गुणनखंड है, 2, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है, अभाज्य। ठीक है, 6 ले लेते हैं। 6 के कितने गुणनखंड है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कैसा नंबर है, भाज्य। आई थिंक आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जो 1 से भी डिवाइड होती हैं और अपने आप से भी और उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 4 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा ये
एक नंबर ऐसा है 2, उससे भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे ही 6 को देखिए, 6 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो भाज्य होगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है तो वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ये करना है हमें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था केवल आपको। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बेटे, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है हमारा 140। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है हमारा? 140। चलिए 140 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ये आते होंगे आपको करने, ये कर रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड की बात आई है तो अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करो। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 लिख दे, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इन नंबर्स से ही हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 70 आ गया। 140 को 2 से भाग दिया तो 70 आ गया। ठीक है, फिर से 2 से करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 से नहीं होगा अभी ये। अब देखिए एक विषम संख्या आ गई है, विषम संख्या 35, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 3 से विभाजित करेंगे इसको। ठीक है, 3 से विभाजित भी ये नहीं होगी। फिर इसको क्या करते हैं? 5 से विभाजित करेंगे। 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये 7 किससे विभाजित होगा? 7 से ही विभाजित, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, अपने आप से ही विभाजित होगी। 7 से इसको विभाजित कर देंगे, क्या आ गया? 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं यहीं से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है आपको। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 156 को ले लेते हैं। ठीक है, 156 को करेंगे डिवाइड। 156 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। डिवाइड करना तो आता होगा। ठीक है, 78 आ जाएगा। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, ये आ गया। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि एक विषम संख्या आ गई है हमारे पास। फिर इसको अगली अभाज्य संख्या 3 से चेक करते हैं। चलिए 3 से ये हो जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। ठीक है, अब 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है तो
13 से, ये फिर 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, ये खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अभी हम इसको यहाँ कर देते हैं, चलिए ठीक है, मिटाते नहीं है इसको। थर्ड क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं 3825, ठीक है। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3825 विभाजिता का नियम पढ़ा होगा आपने 6th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देते हैं हम अलग से, ठीक है। विभाजिता का नियम क्या होता है, देखिए कोई नंबर 2 से कब विभाजित होगा, 2 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर यहाँ देख लीजिए, अगर उसकी इकाई का अंक मतलब ये अंक होता है, लास्ट नंबर जो होता है ये हमारा, ये इधर से जो पहला नंबर होता है ये इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक कितना है 9, इसका इकाई का अंक कितना है 5, ठीक है, इसका 6 और इसका कितना है 0, ठीक है। जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 3 का नियम क्या है, ये तो 2 से विभाजिता का नियम है, ठीक है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए बताते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, 3 + 8 + 2 + 5, 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, ठीक है। 13 और 5 कितने हो गए 18, तो ये कितना है इसके अंकों का योग 18। इस संख्या के अंकों का योग कितना है 18 है, तो इसका मतलब ये संख्या 18 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, भाग करके देखेंगे अलग से तो आएगा 1275, 1275। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं ये किससे डिवाइड होगा। देखिए इकाई का अंक तो 5 है, इसका 5 है तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद का अभाज्य संख्या क्या होती है 3, तो 3 से चेक करते हैं इसको, 1 + 2 + 7 + 5 करके देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग क्या है, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 आ रहा है, 15 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 3 से विभाजित करते हैं, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 आ गया। फिर से चेक करते हैं इसको किससे विभाजित करेंगे, ठीक है। 425 को देखिए आप किससे करेंगे, 3 से हो सकता है क्या, चेक कीजिए 3 से कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 आएगा, 11 3 से विभाजित नहीं होता तो इसका मतलब 425 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 425 को हम अगली संख्या से चेक कर लेते हैं, 5 से विभाजिता का नियम।
5 से विभाजित का नियम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैसे है कि अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर इकाई का अंक 0 या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 5 से कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, 40 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा, 25, 5 पंजे 25। फिर से ये 5 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 आ गया। 17 किससे विभाजित होगा, 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो 17 से ही विभाजित होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अपने आप से ही विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 17 को हम 17 से ही विभाजित करेंगे। 17 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको लिख लेते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17, क्योंकि 3 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार, और 17 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। एक पावर को लगाने की जरूरत नहीं होती कि 17 की पावर 1 लगाए, ये आप पे डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 बचे हैं। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है, करा देते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो ये अगली संख्या है हमारी 5005, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5005 के हम गुणनखंड करते हैं। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 5 से ही ये विभाजित होगा, 5 से होगा, क्यों, क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना है, 5, ठीक है। तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, और ये भी कितना आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद ये किससे विभाजित होगा, इसके बाद की 7 से विभाजित होगा, ठीक है। करके देख लेना आप एक बार इसको, ठीक है। मैं विभाजिता के नियम की एक अलग से वीडियो बना दूं, ठीक है। चलिए 7 एकम 7 कितना बचा, 3, 3 0 कितने हो गए 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 1 कितने हो गए 21, 7 तिया 21। तो ये कितना आ गया हमारा 143, ठीक है। उसके बाद ये विभाजित होगा 11 से। 11 के विभाजित का नियम भी मैं एक अलग से वीडियो में मैं सारे नियम समझा दूंगी, नहीं अभी मैं बताऊंगी बीच बीच में, तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो 11 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, तो यहाँ कितना बचा 3, 3 और 3 कितने हो गए 33, 11 तिया 33। अब कितना आ गया 13, ठीक है। 13 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो किससे डिवाइड होगा, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो कितना आ गया 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, 7429, ठीक है। अगली संख्या हमारी 7429 है। तो हम 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक ऐसी संख्या है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या क्या होती है, 3। 3 से विभाजित करने के लिए जब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है।
जब हम चेक करेंगे आगे तक तो ये 17 से विभाजित होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से जब हम इसको विभाजित, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है अभी लिखी हुई थी मैंने, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, जब ये इतनी संख्याओं से आप चेक कर लेंगे तो ये 17 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 17 से करेंगे इसको विभाजित। चलिए करते हैं। 17 का पहाड़ा आता होगा, डिवाइड करके देख लेना या तो अलग से या यहीं से कर लेते हैं। 17 × 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका 68। ठीक है, 74 में से 68 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 2 कितने होंगे 62, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 हो गया तो कितना बचा 11, 62 में से 51 गए 11 बचा, 11 और 9 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, इसके बाद जब इसको चेक करेंगे 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 19। ठीक है, तो 19 से चेक करेंगे जब 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 और 7 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो कितना आएगा 23। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं अलग से, अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे करना तो आप ऐसे कर सकते हैं डिवाइड। 17 से 7429 को करेंगे तो अब क्या आएगा आपका 17 चौका 68, 14 में से 8 घटाएंगे 6, यहाँ से उतार लिया 2, 17 तिया 51, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, यहाँ से क्या उतार लिया 9, तो ये आ जाएगा 17 सत्ते 119। तो हमने ये 437 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये किससे डिवाइड होगा 437, 19 से। इसको 19 से करके देख लेंगे। 437, 19 दूनी 38, 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ से क्या उतार लिया 7, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो हमारी संख्या मिल गई हमें 23। ठीक है, तो 23 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो ये 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अपने आप से ही विभाजित होती है, तो ये 23 से ही विभाजित होगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 × 19 × 23। तो लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 × 19 × 23। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं, युग्म मतलब जोड़े दिए हैं, और आपको उनमें उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो कि आपको आते हैं ज्ञात करने, नहीं आते हैं हम समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपको ये दिखाना है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, एक तो है n1 और एक संख्या क्या है n2। ठीक है, तो दोनों का जो गुणनफल है वो उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका कि 26 और 91। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और फिर उसके बाद ये 13 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही हम 91 के कर लेते हैं। 91 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं,
3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ठीक है। इसके बाद ये 7 से ही होगा डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 21, 13 आ जाएगा। 13 7 91 होता है ना, तो उसके बाद फिर 13 से होगा, 13 एकम 13। तो ये दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 13, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 7 और 13, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनका HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF होता है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में? 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये होगा HCF हमारा क्या होगा? 13, ठीक है। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब कोई भी संख्या इसमें भी होनी चाहिए और इस मतलब किसी में भी होनी चाहिए, किसी भी, इसके फैक्टर में भी, 26 के में भी और 91 के में, ठीक है। तो 2 आ जाएगा एक, तो लीस्ट कॉमन एटलीस्ट होना चाहिए वो, ठीक है। 2 आ गया, 2 है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 13 भी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 182। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। तो ये क्या आया हमारा? LCM। ये क्या है हमारा? 13 क्या है हमारा? HCF। तो हमें क्या क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। संख्या हमारी 26 और 91 है। 26 क्या होगा हमारा? N1 और 91 क्या होगा हमारा? N2। तो इस यहाँ पे लिखेंगे N1 गुना N2 बराबर क्या होगा? HCF गुना LCM। N1 कितना है? 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। चलिए 26 और 91 की गुना कर लीजिए, कर लेते हैं। तेईस 66 आ गया, 2366। इधर 182 की और 13 की गुना कर लीजिए। ये भी कितना आ गया? 2366, ठीक है। ये भी हमारा कितना आ गया? 2366, ठीक है। तो जो संख्याओं की गुना है हमारी वो आ गई 2366 और LCM और HCF की गुना भी कितने आ गई? 2366। ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसकी जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो करते हैं 510 को डिवाइड किससे होगा? 2 से। सबसे पहले 2 से ही करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। संख्याओं का योग 12 आ रहा है, 2 और 5 7 और 5 12, तो इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से होगा तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब ये किससे विभाजित होगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35,
अब ये किससे विभाजित होगा? 17 से, ये आ गया। अब 92 को कर लेते हैं हम। 92 लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगा। 2 चौक 8 और 2 छिके 12, फिर से 2 से विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और 3, 5 और 17, ठीक है। और 92 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 2 और 23, ठीक है। चलिए HCF, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि HCF O 510, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है, कि 510 और 92 का HCF, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो HCF मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। एक तो 2 आ रहा है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, और कुछ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 2। तो HCF क्या होगा इसका? 2, ठीक है। चलिए LCM 510 और 92 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 2 एक बार इसमें आ रहा है, 2 बार इसमें, तो 2 बार लिखा जाएगा। 2 गुना 2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। 3 आ रहा है एक बार इसमें, चलिए 3 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 देखिए एक बार इसमें है ना, तो लिख लेते हैं 5 को भी। इसके बाद क्या है? 17 और एक और है हमारा 23, ये हमारा हो गया LCM। बहुत बड़ी मल्टीप्लाई होगी, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की 17 से गुना करेंगे, 17 छिक्का 102 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1020। इसकी गुना कर देंगे हम 23 से। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। तो ये आ गया 23,460। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 3 5 17 23, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 17 छिक्का 102, ठीक है, ठीक है हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारा आ गया LCM, ठीक है। तो हमें सत्यता की जांच करनी है। N1 N2, तो N1 क्या है हमारा? ये हमारा N1 है, ये हमारा क्या है? N2 है। तो हम लिख देते हैं N1 गुना N2 बराबर LCM गुना HCF। तो N1 क्या है? 510 गुना N2 क्या हुआ? 92 बराबर LCM है 23,460 गुना 2। तो गुना कर लो पहले 510 की 92 से कर लो। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। तो ये हो गया हमारा 46,920। चलिए अब इसकी कर लेते हैं 23,460 की 2 से गुना। 2 0 0, 2 की 12, 2 से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये भी कितना हो गया? 46,920। तो बच्चों ये मैं मल्टीप्लाई समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो ये हमें चेक करना होता है कि N1 N2 बराबर LCM गुना HCF। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा LCM और HCF सही है। ये हमारी सत्यता की जांच होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए इसको।
इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये 3 युग्म दिए गए हैं आपको कि पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए करते हैं। 12 के फैक्टर कर लीजिए, बहुत ही आसान है 12 के फैक्टर करना। 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 15 के भी कर लीजिए, एक ही लाइन में कर लेते हैं। 15 के भी बहुत आसान है, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, फिर ये 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 21 के कर लीजिए, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, उसके बाद फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7 हो गए। तो हम लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास, 2, 2, 3 और आगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये होंगे 3 और 5। ठीक है, 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 और 7। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे पहले बताया था मैंने आपको। HCF 12, 15, 21 कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन है तीनों में, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कितना होगा 3। HCF होगा हमारा 3। ठीक है, LCM को भी ऐसे ही लिखेंगे, LCM 12, 15, 21। LCM क्या होगा, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 देखिए इसमें आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, 2 गुना 2 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, 3 एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो सबसे ज्यादा बार एक बार ही आया ना, तो 3 एक बार ही लेंगे। और 5 भी 1 टाइम है, और 7 भी एक ही बार आया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, और 60 की 7 से गुना कर दो, 7 6 42, 420, 420 आ गया इसका LCM। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर लेते हैं हम 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 17 के जो अभाज्य गुणनखंड करोगे वो 17 से ही भाग होगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 23 के करेंगे जब, तो वो 23 से ही डिवाइड होगा, स्पेस नहीं है। 23 के करेंगे तो वो 23 से ही डिवाइड होगा, 23 एकम 23। ठीक है, सेम ऐसे ही जब 29 के करेंगे तो वो 29 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 17। फिर लिखेंगे 23 के
अभाज्य गुणनखंड क्या है? 23। 29 के, ध्यान रखिए हम एक को नहीं ले रहे हैं इसके साथ, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है और हम क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 29 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या है? वो 29 ही होंगे। तो हमारा HCF 17, 23 और 29 का HCF कितना होगा? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF होगा 1। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका HCF होता है 1, क्योंकि 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब LCM 17, 23, 29, LCM में सारे फैक्टर आते हैं, सारे ही फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, 17 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। जब इनकी गुना करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप गुना करके देख सकते हैं। 23 की पहले 17 से कर लीजिए। 17 के 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 को 29 से कर दो गुना, तो 9 का 9, 9 में 81 हासिल लगा 8, 9 के 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7। चलिए 9 3 13 का 3 हासिल लगा 11,339। ये आया है हमारा LCM। नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद थर्ड कराते हैं इसका। ये मिटा देते हैं, ये होगा अपने 8 के फैक्टर 8 9 25 है ना, 15 लिखते हैं, 25 है तो 8 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 आ जाएगा। फिर इसको 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 को काटेंगे। ठीक है, 25 को डिवाइड करेंगे किससे होगा? वो 5 से होगा, 5 पंजे 25, फिर से 5 से होगा, 5 एकम 5। तो हम लिख देंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 3 गुना 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 गुना 5। तो यहाँ पर HCF तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा? 8 9 25 का HCF देखिए बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो HCF कितना होगा? 1। ठीक है, और LCM में मैंने आपको बताया था कि सारे ही संख्याएं आ जाती हैं। तो 2 कितनी बार आया हाईएस्ट? 3 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 भी 2 बार। चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया 24, 24 दिया 72 और 72 पंजे
कर लेते हैं। तीन सौ साठ पंजे 1800, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1800 LCM। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। अब LCM अभाज्य, ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और हर बार ही आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास N1 कितना है, पहली संख्या कितनी है 306, और N2 कितना है हमारे पास, दूसरी संख्या 657। ठीक है, तो इनका हमें HCF गिवन है, तो हमें LCM निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है कि HCF गुना LCM क्या होता है, हमारे पास होता है N1 गुना N2। ठीक है, तो हमारा LCM क्या होगा, LCM ज्ञात करना है ना। तो LCM ऑफ 306 और 657 बराबर हमारा होगा N1 गुना N2 बटे HCF। ये जो HCF है हमारा, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। N1 306 है और N2 657 है, और बटे में HCF कितना है 9 दिया है। अब किसी भी एक संख्या को 9 से काट लीजिए, इसको या इसको, ये कट जाएगी। वैसे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 34 गुना 657। अब 657 को हम क्या करेंगे, 34 से गुना कर लेंगे, गुना करके लिखेंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 है 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 छिके 24 25 26, ये आ गया 2628। गुना करेंगे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 6 का 18 1 19, तो ये आ गया 8, 3 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा 22,338। ये हो गया हमारा आंसर LCM। तो इस मेथड से आपको निकाल के दिखाना है ये LCM। हो सकता है इसमें क्वेश्चन में आपको LCM दे दिया जाए और HCF पूछ लिया जाए, तो सेम प्रोसेस से हम HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूछा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर अगर हम n लगाएं, n मतलब कोई प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n जो है तो किस तरह से होगी, 6 की पावर 1 या 2 या 3, 6 की पावर इस तरह से होंगी। ठीक है, तो वो क्या संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके ये ऐसे बनेंगे कि 6 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होंगे,
6 की पावर n है तो 2 गुना 3 की पावर n लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं कि किसी यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में दो चीज देखने को मिलेंगी आपको। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आता है। उसके अभाज्य गुणनखंड में चाहे कुछ भी संख्या हो, लेकिन 2 और 5 जरूर होगा। अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही है ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता। ठीक है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आया, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब इसका इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। आप चाहे तो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। 6 की पावर 1 लगा के देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 3 एक बार आएगा ना। 6 की पावर 2 लगा लीजिए तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 और 3 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 5 आए 2 के साथ में 5 भी आए तो वो अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, इसका गुना करके देखेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न संख्या 6 है आपकी, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हमने आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझाई थी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या का 1 और अपने आप के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यही कह सकते हैं कि 1 के अतिरिक्त कोई 2 गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इसको हल करते हैं। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। दो संख्याओं की हमें व्याख्या करनी है। पहली हम ले लेते हैं, पहली संख्या हमारी 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 है। तो हम यहाँ से इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 गुना
11 और यहाँ कितना बचेगा जमा 13 तो यहाँ से ले लिया और यहाँ से 13 ले लिया तो क्या बचा 1। तो ये हो जाएगा 13 गुना 11 सत्ते 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुना 77 और 1 कितने हो गए 78। ठीक है, ये हो गया हमारी संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है। इस संख्या के 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरी ले लेते हैं। दूसरी संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। यहाँ भी देखो, इसमें से एक तो ये हो गया हमारा, एक संख्या ये होगी, इनमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 5। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हम जब 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 7 6 और 4 3 2 1 और जमा यहाँ से 5 ले लेते हैं तो यहाँ मिलता है केवल 1। तो ये हो जाएगा 5 7 6 42। 42 चौका करके देख लो, 42 चौका 4 2 8 4 चौक 16 168। 168 दिया, 3 8 24 4 हासिल लगा 2 3 6 18 19 20 की 0 हासिल लगा 2 3 1 3 और 2 5 504। ठीक है, 504 दूनी 1008। तो ये हो जाएगा हमारा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1009। इसके भी 2 गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड, तो यहाँ लिख देंगे 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है। 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। यही हमें व्याख्या करनी थी। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, प्रश्न 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है उसके चारों ओर। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस तरह का वृत्ताकार पथ है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। सोनिया भी रवि भी दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं वो। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक, कितने टाइम बाद वो यहाँ आकर मिलेंगे, तो हमें ये बताना है। तो हम करते हैं, इसको हल करेंगे। पहले तो लिख लेंगे कि सोनिया को कितना समय लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय कितना है 18 मिनट। ठीक है,
एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय कितना है? 12 मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय में? LCM 12 और 18 मिनट में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका LCM? 12 के फैक्टर कर दो, 2 से काटेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 18 को भी कर दो, 2 से डिवाइड करके 9, 3 से करके 3, फिर 3 से करके 1 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 2 गुना 2 गुना 3, 18 के 2 गुना 3 गुना 3, LCM 12 और 18 कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 मिनट में। 36 मिनट में वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1.2 समाप्त होता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास 1.3 के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय।